नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में निवेश का एक फ़ायदा ये है कि यहां पर आप छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं और अगर आपने लंबे वक्त तक निवेश किया तो आप एक अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई सवाल हमारे मन में हमेशा रहते हैं, जैसे SIP करना बेहतर है या फिर एक मुश्त निवेश करना अच्छा होगा। कितने लंबे वक्त तक निवेश करने पर वाकई फ़ायदा दिखना शुरू होता है। आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि शो में खास क्या है। रेगुलर कैश फ्लो अगर चाहिए तो किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड में निवेश करना कब सही होता है। सिर्फ 4 से 6 महीने के लिए अगर पैसे पार्क करने हैं तो किस तरह के स्कीम में निवेश करें। और इस हफ्ते फंडनामा में हम समझ रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन का फर्क क्या होता है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? स्वाति, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, अशोक गुप्ता जी मोदी नगर से। अशोक जी नमस्ते। आप ये मल्टी कैप के नियम में जो बदलाव हुआ है उसके बाद थोड़े चिंता में हैं? जी, क्यों भाई? actually my question is there has been recent changes in SEBI regarding multi-cap fund. जी सर। So in context to that, I want to know how is it going to impact Parag Parikh long-term equity fund, because this fund invests around 35% in foreign equities. हाँ जी। And 65% in Indian equities. So this SEBI's new regulations, will that apply to only that 65% portion or to the whole of the fund as such? कीर्तन, ये सवाल बहुत बार हमारे पास आ चुका है, अब खासकर जब से ये चेंजेस हुए हैं उसके बाद से ही। ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी का, उस पर कुछ इम्पैक्ट या उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इस नए बदलाव से मल्टी कैप में? स्वाति, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि अभी तक कोई रूल लागू नहीं किया गया है। सेबी ने जो ये इंट्रोड्यूस किया था उसके सामने एमफी ने एज अ कमिटी सेबी से समय मांगा है, रिकमेंडेशंस दी है कि आपने जिस फॉर्म में इसे इम्प्लीमेंट करने कहा है उस फॉर्म में इसे इम्प्लीमेंट करने में समय लग जाएगा और उस फॉर्म में इसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टी कैप स्कीम्स में क्या होगा, कैसे चेंजेस होगी, ये शायद आज कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एमफी ने जैसे सजेस्ट किया है सेबी को कि आप एक नई कैटेगरी लॉन्च कर दीजिए जिसे फ्लेक्सी कैप कहेंगे। तो फ्लेक्सी कैप में हमें कभी भी कहीं भी कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। तो अगर सेबी ये मान जाता है तो ये आज जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं वो सब फ्लेक्सी कैप फंड्स बन जाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट या सजेशन एमपी ने जो दी है सेबी को वो ये है कि देखिए 25% इतनी बड़ी कैटेगरी का स्मॉल कैप फंड में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उतनी स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी ही नहीं है। आज अगर आप देखेंगे NSE 500 में भी 6-8% ही वेटेज है स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। तो उसमें 25% मल्टी कैप में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि पराग पारिक में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, ये तो वेट करना पड़ेगा सेबी के डायरेक्शन के लिए। पर एज फार एज आई अंडरस्टैंड मल्टी कैप में ये जो 35% का इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर है जो पराग पारिक का, उसे लार्ज कैप के अंडर ही कंसिडर किया जाता है जायंट कैटेगरी में। तो ऐसी कोई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बाइफर्केशन नहीं है सेबी कैटेगराइजेशन रूल में। तो अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन ये 35% इंटरनेशनल इक्विटी का है तो मुझे लग रहा है जो दूसरी इक्विटी फंड्स के साथ होने वाला है जो 100% डोमेस्टिक इक्विटी में भी डाल रहे हैं वही इम्पैक्ट
पराग पारेख में भी आएगा। और जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता है, मेरे हिसाब से ये फंड होल्ड है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंड बहुत बेहतरीन है। अशोक जी, तो अभी इसमें ज़्यादा आप सोच के कुछ कर सकते हैं नहीं, अगर आपका निवेश है तो अभी फिलहाल उसको जारी रखिए। अगला सवाल प्रतीक्षा तिवारी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पे। प्रतीक्षा जी नमस्कार मैम। नमस्ते। आपके पास HDFC और ICICI एडवांटेज और लिक्विड फंड है जी। तो सवाल क्या है फिर? मैम ये पूछना है कि जैसे अभी तो ग्लोबल सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पैंडेमिक के कारण जो यूजुअल डिविडेंड मिलता था वो अभी कम मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आगे जाके सिचुएशन और खराब अगर हो जाती है तो जो हमारी एक्चुअल रकम लगी हुई है वो कहीं डूब तो नहीं जाएगी इसमें? रिस्क तो हमेशा रहेगा। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगी तो ये निवेश कम होने का रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए कहते हैं कि रिस्क समझ के इसमें निवेश किया जाए। अब जहाँ तक की बात है कि डिविडेंड अब रेगुलरली नहीं मिल रहा है, कीर्तन, ये पैंडेमिक के कारण हो रहा है या फिर वजह कुछ और है? स्वाति, मेरे हिसाब से सबसे पहले बैलेंस फंड में पैसा लगाकर रेगुलर कैश फ्लो एक्सपेक्ट करना डिविडेंड के थ्रू, ये गलत स्ट्रेटेजी है। क्योंकि बैलेंस फंड में काफी फंड्स में या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट हर फंड में तकरीबन 65% पैसा इक्विटी में डाला जाता है, क्योंकि तभी ही इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। अगर आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप डेट फंड्स में पैसा निवेश कीजिए, 1 साल तक उसे निवेश रहने दीजिए और 1 साल के बाद 6% की एक SWP स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको एक रेगुलर और डेफिनेट कैश फ्लो मिलने की ज्यादा अपेक्षा है। और दूसरा, जब हम डिविडेंड्स लेते हैं तो जरा सा टैक्स इफेक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर प्रतीक्षा जी आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको डिविडेंड पे 30% टैक्स लग जाता है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप SWP करेंगे डेट फंड से तो उसमें आपको टैक्सेशन में काफी बेनिफिट हो सकता है वर्सेस डिविडेंड, जिसपे आपको 30% फ्लैश लग जाएगा। तो डेट फंड में निवेश कीजिए, 1 साल तक उस डेट फंड को इन्वेस्टेड रहने दीजिए और 1 साल के बाद SWP चालू कीजिए 6% जैसा। आई थिंक वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है वर्सेस आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं। डिविडेंड को लेकर यहाँ पर एक सवाल कीर्तन, क्योंकि कुछ दिनों पहले सेबी का भी एक सर्कुलर आया है जहाँ पर डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वगैरह टर्म को बदलने की बात कही गई है। यहाँ पे ज़रा दर्शकों को हम समझा दें पहले कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस आपको डिविडेंड देता कैसे है, क्योंकि स्टॉक्स में तो ये होता है कि भाई कंपनी की जो कमाई है उससे आपको वो थोड़ा सा शेयर करते हैं आपके साथ। म्यूचुअल फंड में ये ऐसे काम नहीं करता, राइट? स्वाति, बेसिक कॉन्सेप्ट डिविडेंड का यही है कि अगर पैसा बना है कंपनी में या फंड में तो उस बने हुए पैसे से आपको थोड़ा सा फंड आउटफ्लो दे दिया जाए जी। और होता ये है स्वाति कि बहुत सारे फंड्स में एक हिस्ट्री बन जाती है डिविडेंड्स देने की, और उसके बाद जब क्लाइंट्स को डिविडेंड नहीं मिलते या क्लाइंट्स को ये कहकर बेचा गया है कि इसमें आपको रेगुलर डिविडेंड्स डेफिनेटली मिलेंगे, तो फंड पे बहुत प्रेशर होता है कि अगर कमाई नहीं हुई है फिर भी डिविडेंड इशू किया जाए। तो अगर मार्केट्स गिर रहे हैं, आपके फंड्स में कमाई नहीं हुई है, तो डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा? इसीलिए फंड आपके कैपिटल इन्वेस्टेड से थोड़ा सा पैसा वापस कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको ना कमाई का एक पार्ट मिला है, आपको तो आपका कैपिटल ही वापस मिला है, जिसपे भी आप 30% टैक्स भर देंगे कि डिविडेंड इज टैक्सेबल। इसीलिए सेबी ने ये ध्यान में रख के आपने जो अभी हाईलाइट किया वो चेंजेस किए हैं, जिससे नाम द्वारा दर्शकों को पता चल जाए कि ये डिविडेंड में रिटर्न्स के साथ पॉसिबल है कि आपका कैपिटल भी वापस आ रहा है। ओके, और इसलिए आपकी जो अमाउंट है जो आपने निवेश किया है वो कैपिटल आपको कम दिखता है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है अगर आपको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है तो जब भी आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। और एक बात नोट कर ले, कोई कितना भी कहे कि भाई ये फंड में आपको रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, गारंटी ये नहीं होती है।
वो फंड हाउस के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कब और कितना डिविडेंड देगा। कोई प्रॉमिस नहीं रहता है कि हर महीने दिया ही जाएगा या इतना आपको डिविडेंड, सर्टेन परसेंटेज डिविडेंड का मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं हम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे मितुल। मितुल कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, अभी मेरी 7 फंड में SIP चल रही है जो मैंने 2015 या 16 में चालू की थी। सिलेक्शन के टाइम में 1-2 फंड मैंने किसी से सुन के लिए थे, दैट इज ओके। बाकी में मैंने सारा रिसर्च किया था, 5 साल, 7 साल, 10 साल में रिटर्न कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, फंड मैनेजर कैसे है, तो सारा रिसर्च करके मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था। जो 7 फंड मैंने आपको पोर्टफोलियो में दिए थे। जी। अब ऐसा है कि अगर मैं 2020 का भी सिनेरियो देखता हूँ तो उस टाइम पे जो टॉप परफॉर्मर था उस टाइम पे, आज उनका रिटर्न वो लेवल का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी मुझे करना चाहिए। अब मैं पिछले काफी 1 हफ्ते से सुन रहा था आपके शो में कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ गुड फॉर द पोर्टफोलियो। ओके, बट ये मेरे केस में अगर मैं देखूं तो अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ स्मॉल कैप फंड, मैंने DSP और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 2 लिए थे। अगर उस टाइम पे सारा मैं फ्रैंकलिन में डाल देता तो मेरा तो अभी पूरा रिटर्न जो नेगेटिव हो जाता। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं करना चाहिए, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड, जो कल मैं सोच रहा था कि ये 7 फंड में से मुझे कौन से फंड मुझे बंद कर देने चाहिए, और उस हिसाब से कल ही मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया कि अगर लार्ज कैप में हर लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप हर एक में मेरे 2-2 पोर्टफोलियो एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर एक फंड मेरा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा मेरा फंड जो है वो एटलीस्ट रिटर्न दे तो वो बैलेंस आउट हो जाए। तो मुझे ये एडवाइजर से जानना है कि कौन से फंड मुझे अभी बंद कर देने चाहिए और कौन से मैं पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2-3 सवाल है। और डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डाइवर्सिफिकेशन आज हम फंड नामा में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र डाल के बताएं कीर्तन कि कैसा दिख रहा है आपको ये पोर्टफोलियो, ये डाइवर्सिफाइड है या फिर ये ओवर डाइवर्सिफाइड है या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड है? स्वाति, मेरे हिसाब से मितुल जी का पोर्टफोलियो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड है। 2-3 चीजें मैं डेफिनेटली उनके लिए हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मितुल जी, मेरे हिसाब से अगर आप 4 या 5 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, अलग अलग AMCs के और अलग अलग कैटेगरीज के, तो वो एक सही, अच्छा, प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। मैं जैसे देख रहा हूँ कि आपने एक फंड हाउस में काफ़ी फोकस करके पैसा लगाया हुआ है, वो ना कीजिए, क्योंकि पॉसिबल है कि वो फंड हाउस अलग अलग स्कीम्स में है पर उनकी सेंट्रल थॉट प्रोसेस इक्विटी इन्वेस्टिंग की सेम हो। तो एक फंड नहीं चलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि बाकी फंड्स भी ना चले। तो ज़्यादा एक ही AMC के फंड्स ना चुनें। और कभी भी याद रखिए कि जब भी आप थीम और सेक्टर फंड्स की बात करते हैं, जैसे आपके पोर्टफोलियो में आपने डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत ही रिस्की बेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सेक्टर फंड्स और थीम फंड सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि वो सेक्टर कैसे ऑपरेट करता है और क्यों वो ये सेक्टर अब चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारी दूसरे सिचुएशंस और रीजंस की वजह से। तो इसमें काफ़ी रिस्क है। अगर आपको ये रिस्क समझते हैं तो ही प्लीज़ सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, वरना 3, 4, 5 फंड्स आप अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग AMCs के ले लीजिए। आपको जितना अप्रोप्रिएट डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए ये सब इस एक सिंपल स्ट्रैटेजी से मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 7 आपके एग्जिस्टिंग फंड्स है और आप 3 जो लेने की कोशिश कर रहे हो, 10 फंड्स में निवेश ना करें, 5 फंड्स आप ले सकते हैं, जिससे मेरे हिसाब से आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। एक तो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले लीजिए, एक एक्सिस मिड कैप ले लीजिए, मिराई एसेट्स लार्ज कैप ले लीजिए, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटीज ले लीजिए और एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए। मेरे हिसाब से इससे आपको जितनी सही डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपोजर चाहिए वो सब अच्छे से ब्लेंडेड है, और इससे ज़्यादा करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक क्विक क्वेश्चन, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि जब ये इन्होंने लिया था जो इनका पोर्टफोलियो है उस वक्त सब अच्छे रेटिंग वाले फंड्स थे, इन्होंने फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करके फंड्स लिए थे और अब उनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अच्छा नहीं दिख रहा है।
तो हर कुछ साल पे रेटिंग कम हो जाती है, परफॉर्मेंस गिर जाती है, वैसे में क्या निकल जाना ठीक है या फिर उस फंड को और वक्त देना? कीर्तन की एक साइकिल कंप्लीट, क्योंकि हर फंड का जैसे बाजार की साइकिल होती है वैसे ही फंड का भी होता है, तो उस वक्त उस गिरते हुए दौर में निकल जाना बेहतर होता है या फिर आप टिके रहेंगे लंबे वक्त तक तो भी आपको दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में 12-13% का रिटर्न दिखा देगी आराम से? सो स्वाति, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, क्योंकि हम कौन से फंड की बात कर रहे हैं और उस फंड में क्या चेंजेस आए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आपने पिछला फंड का हिस्ट्री चेक करके आपने फंड में निवेश किया है और मान लीजिए अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप शायद ये डिसीजन ले भी सकते हो कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंड के थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट वाले एट्रीब्यूट्स जो है उसे आपको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और अगर उन एट्रीब्यूट्स में चेंज आता है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर, तो आपको डेफिनेटली उस फंड से निकल जाना चाहिए और टीके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हो गया तो जो आप हिस्ट्री देख रहे हो वो उस फंड मैनेजर के साथ चेंज हो सकती है, क्योंकि नया फंड मैनेजर जो आएगा वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे फंड को हैंडल करेगा, ये हमें नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर उसे रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। और अगर आपको लगता है वो एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फंड से निकल जाना चाहिए। ऑल राइट, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सुमित जी नमस्ते। नमस्ते मैम। बताइए, आप कुछ 4 से 6 महीने के लिए पैसे पार्क करना चाहते हैं? हाँ मैम मैंने अभी अपना एक मकान सेल किया था। हाँ जी। तो उससे मेरे को 50 लाख रुपए मिले हैं। अब मेरे को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है। उसके बीच में अभी सर्च करने में मैं सोचता हूँ 4-6 महीने लगेंगे उसमें। तो उस पीरियड के लिए मेरे को ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो अब कम पीरियड के लिए मैम मैंने डेप्ट में सर्च कर रहा था। मैंने कुछ अमाउंट अभी इन्वेस्ट किया था कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंकिंग एंड पीएसयू डेप्ट फंड में। अच्छा, ऑलरेडी कर दिया इसमें से? ओके। कुछ अमाउंट किया है, थोड़ा अमाउंट। तो उसमें मैम मैंने सोचा इसमें क्रेडिट रिस्क कम रहेगी, मगर मैं जब एनएवी चेक करता हूँ कई बार ये नेगेटिव जोन में चली जाती है। तो वो एक मेरा तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है सेफ्टी आपकी कैपिटल का, राइट? यस मैम, कैपिटल सेव रहे, नेगेटिव नहीं जाए और थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए बैंक एफडी से ज्यादा। कीर्तन, जब ये प्रायोरिटी है और बहुत ही क्लैरिटी भी है इसमें, तो उसके लिए क्या किसी म्यूचुअल फंड में जाना सही रहेगा? भले ही वो डेट ही क्यों ना रहे, क्या वहां जाना सही रहेगा? स्वाति, फिलहाल ऑप्शन में इतने छोटे समय के लिए आप एफडी में भी पार्क कर सकते हैं डेफिनेटली, पर आप देखेंगे तो आज एफडी 4.7% या 4.5% के आजू बाजू देगा आपको अगर 6 महीने के लिए निवेश करना है तो ऑफ कोर्स अगर रिक्वायरमेंट कैपिटल प्रोटेक्शन है तो आप एफडी भी कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे फंड्स में पैसा निवेश करें तो आपको एफडी से डेफिनेटली 1-1.5% तक रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। लिक्विडिटी भी है, और अगर आप क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखकर सही वाला अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चुने तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों आपका कैपिटल रिस्क रहेगा। आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल जाएंगे और लिक्विडिटी भी अच्छी खासी रहेगी। और अगर उन्हें रिटर्न ज्यादा चाहिए तो वर्स्ट केस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा लो ड्यूरेशन फंड में जाए, पर उन्हें डेफिनेटली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बैंकिंग पीएसयू में 6 महीने के लिए तो पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क कम है पर इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा है जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से हिलने लगते हैं तो उनकी एनएवी में इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, सुमित जी। यस मैम, क्लैरिटी मिल गई? हाँ मैम, अगर आप कोई फंड का नाम सजेस्ट कर सके तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ। नाम चाहिए?
अगर थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा चाहिए और लो ड्यूरेशन फंड में डालेंगे तो आप ABSL लो ड्यूरेशन यानी बिरला लो ड्यूरेशन या SBI लो ड्यूरेशन फंड में डाल सकते हैं। ठीक है, मेरी सलाह फिर भी यही रहेगी कि आप ज़्यादा रिस्क ना लें अपने इस पैसे के साथ। बेवजह अगर पैसा थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो आपकी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ा सकती है सुमित जी। यस मैम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। अक्सर हम ये सुनते हैं अपने एक्सपर्ट से कि भाई डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो सही तरीके से, देखो कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन इनका मतलब क्या है? अब डाइवर्सिफाई करना AMC के लेवल पे भी हम कर सकते हैं, फंड मैनेजर के लेवल पे भी कर सकते हैं, कैटेगरी बहुत सारी है म्यूचुअल फंड्स की, उसके लेवल पे भी कर सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कीर्तन कि कब आपका डाइवर्सिफिकेशन के आगे ओवर लग चुका है और उसके बाद फिर आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैनेज करना मुश्किल है। तो किसी तरीके से कोई ऐसा कुछ तरीका है जहाँ पर हम पकड़ सके कि ओ अब इसके आगे मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन वाले लेन में घुस रहा हूँ? स्वाति, इसमें मेरी सलाह सबसे यही रहेगी कि अगर आप 4 या 5 फंड्स में इन्वेस्ट करें और कैटेगरीज अलग अलग रखें तो ग्रेटर एक्सटेंट उनको जितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए उतना मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो उन्हें थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक निवेशक ने मेरा लार्ज कैप में पैसा लगाया है और कैनरा रिबेको एक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाया है। अभी एक लार्ज कैप है मेरा वाला और कैनरा वाला मल्टी कैप है। अब इन्वेस्टर को ये लगेगा कि AMCs भी अलग अलग है और मैंने कैटेगरीज भी अलग अलग चूज कर ली है तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। पर अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाए पोर्टफोलियो में तो आपको पता चलेगा कि 51.3% दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर लेवल पे अगर उन्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर रिसर्च करना नहीं जम रहा है तो अलग अलग AMCs में अलग अलग कैटेगरीज में निवेश कर दीजिए। तो ग्रेटर एक्सटेंट 4-5 स्कीम्स में अगर आप ये करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा कि एक ही स्कीम एक ही AMC में ज्यादा पैसा ना लगाए या एक ही कैटेगरी में ज्यादा पैसा ना लगाए। उससे आई थिंक उनके लेवल पे इन्वेस्टर्स के लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा मैनेजेबल। ओके, और एक सवाल आखिरी यहाँ पे कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से सब कहते हैं कि पोर्टफोलियो का रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है, कैसे और क्यों? स्वाति, होता ये है कि अगर आप मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक मल्टी कैप फंड है मान लीजिए, तो भाई मल्टी कैप फंड जिस बेंचमार्क के सामने अपना रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाता है, मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क मान लीजिए 250 स्टॉक का है। तो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को इसलिए बीट कर पाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस या जिसमें ज्यादा फंड मैनेजर को कॉन्फिडेंस है वैसे 40-50 स्टॉक्स लेता है। अब मान लीजिए आप 5 अलग अलग मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगा देंगे और हर मल्टी कैप फंड में 50 स्टॉक्स है तो आप मोटा मोटा 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आपने मोटा मोटा पूरे मार्केट में निवेश कर दिया है। तो अगर आपने पूरे मार्केट में और 250 स्टॉक्स में निवेश कर दिया है तो आप इंडेक्स को कैसे बीट कर पाएंगे? तो उसकी वजह से होता ये है कि आप पूरा इंडेक्स ओवरऑल खरीद लेते हैं और इसलिए आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि आपका रिटर्न तो गिर जाता है पर रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि आपने ओवरऑल पूरे इंडेक्स को ही खरीद लिया है इंस्टेड ऑफ फंड मैनेजर को जिन स्टॉक्स पे कॉन्फिडेंस है वो खरीदने के अलावा। ओके, तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन में के पीछे की सोच ये है कि रिस्क कम हो और रिटर्न आपका अधिक हो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन में आपका रिस्क कम तो होता नहीं है, रिटर्न भले ही कम हो दिखना शुरू हो जाता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम आपके सवाल के जवाब भी हमारे एक्सपर्ट दें, लेकिन इसके लिए आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।